तो गुरु फाइनली मैंने क्रिस्टोफर नोलन की दी ऑडिसी देखी एंड जस्ट अभी लाइमैक्स में देख कर आ रहा हूं एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस मैन, व्हाट एन एक्सपीरियंस। जहां मैं इधर आपको कहानी के बारे में स्पॉइल तो नहीं करूंगा, मगर सच में ऑडिसी देखकर आज मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में आईमैक्स मीन क्या करता है। अब हाँ, इधर इंडिया में एक्चुअल आईमैक्सेस तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर जो पॉसिबल बेस्ट आईमैक्स ऑप्शन मेरे पास था मैंने उसमें दी ऑडिसी को एक्सपीरियंस किया एंड अब समझ पाता हूं कि IMAX इज नॉट जस्ट गुड पिक्चर क्वालिटी, बिगर स्क्रीन, एक्सपेंसिव पॉपकॉर्न, बल्कि इस तरह की फिल्म को IMAX में देखने का मतलब है कि रिड्यूस योर अवेयरनेस कि आप थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहे हो और एक्चुअली में फिल्म को महसूस कर सको, जो कि आज मैंने फील किया इसे। जहां अब फिल्म के बारे में बात करने से पहले इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं लेमैन टर्म्स में एंड यस, बिना किसी स्पॉइलर के। जहाँ पे आपको एक सिंपल शब्दों में समझाऊं तो एक आदमी है ओडिसियस नाम से, जहाँ ट्रोजन वॉर के बाद अब उसे घर जाना होता है, जहाँ उसकी वाइफ, बेटा और एक पूरा किंगडम इंतजार कर रहा है। पर देवताओं की मर्जी नहीं थी कि बिना अपने पापों का प्रायश्चित किए वो वापस घर जाए। एंड ठीक उसी होमकमिंग में इसे गॉड्स, मिथिकल मॉन्स्टर्स एंड ट्रायल्स का सामना करना पड़ता है, जो उसको उसकी इंसानियत से वाकिफ कराता है। एंड बैकग्राउंड में उसके होम किंगडम में उसके ना रहने की वजह से रिजीम चेंज और उसकी वाइफ, उसके बेटे उसके पास से छीन लेने की सारी गुड़ागड़ित खेली जा रही होती है एंड इसी थॉट को मूवी एक्सप्लेन करती है। अब बाकी इसके अलावा डिटेल्स आपको मूवी खुद ही देख के एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की रिलीजियस रीटेलिंग्स में कोई सिंगुलर मीनिंग और सिंगुलर सिंबलिज्म्स नहीं होते और इस बात को नोलन ने ध्यान दिया हुआ है। क्रिस्टोफर नोलन ने हर एक इवेंट, कांड एंड ट्रेजेडी को उसका मोमेंट दिया है। वो पॉज आप महसूस कर पाते हो कि हर एक पोएटिक पैराग्राफ के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके नुआंसेस में छुपी हुई है एंड नोलन सक्सेसफुली उसे दिखाने में कामयाब रहता है। पर उससे भी बड़ी बात, जो कि मूवी फुल एंड फुल IMAX में बनी हुई है, तो आपको महसूस हो जाता है कि हाँ, आप एक स्पेक्टिकल देख रहे हो। मैं कहूंगा कि ड्यून 2 देखने के बाद अब मुझे ऐसा फील हुआ है कि हाँ, मैं एक बहुत ही एपिक स्पेक्टिकल मूवी देख रहा हूँ। एंड मेकर्स ने इस फिल्म की एपिकनेस को पूरा निचोड़ा हुआ है, चाहे वो शिप्स की तूफानी वॉयजेस हो जाए या फिर बो का स्ट्रिंग साउंड। एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द स्पेक्टिकल ऑफ दिस फिल्म एंड देखकर एक बहुत ही महसूस होता है कि यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर फीलिंग दिस मूवी। और जहां अब इसके अलावा मूवी के शुरू के बारे में बोलूं तो फर्स्ट हाफ मुझे इसका ठीक सा ही लगा, पर फिर जब ये अपने सेकंड हाफ में खुद को पिकअप करना शुरू करती है एंड जो क्लाइमैक्स इन्होंने डिलीवर किया हुआ है, इट्स सो सैटिस्फाइंग कि नोलन की वो डार्क नाइट वाले दिनों की याद आ जाती है कि जब एक्शन की ग्रेविटी एंड ड्रामा का इम्पैक्ट दोनों सेम सिचुएशन में कितनी खूबसूरती से बैलेंस करके बंदा चलता है। द कोरियोग्राफी, द वायलेंस एंड उसके बाद का ड्रामा, इट फील्स सो फिट इन, इट फील्स सो ब्यूटिफुल, टू गुड। भाई, आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इट्स सो ग्राउंडेड, ब्रूटल एंड मीनिंगफुल एट द सेम टाइम। जहां पे अब मूवी में ऐसे कई सारे ग्राउंडेड येट हैवी एक्शन सेट पीसेस हैं, जैसे कि मेरा फेवरेट क्लाइमैक्स तो है ही, पर उसके अलावा वो जायंट सिल्वर सोल्जर्स, जैसे वो पूरा जंगल रीऑर्डर होता है एंड दैट वाज अ वेरी यूनिक एंड शार्प टेक, अपनी सराउंडिंग्स को हॉरिफाइंग दिखाते हुए। एंड उसके अलावा यस, साइक्लॉप्स वाला मोमेंट, यस, उसका पूरा इंटरेस्टिंग तो है। वहां से मामला आप समझ पाते हो कि कहां पे डायरेक्शन जा रही है। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मूवी। बाकी अब इसके अलावा जो बेस्ट परफॉर्मेंस मैट डेमन ने मूवी में दी है वो है ओडिसियस एंड दी साइरेंस वाले मोमेंट की। यू कैन जस्ट फील द डिप्रेशन, सैडनेस और वो फेस कि एक्चुअल में ड्रीम्स एंड साइरेंस का मतलब क्या होता है। इट वाज सो डिप्रेसिंग एंड सो मीनिंगफुल एट द सेम टाइम कि आप सुन के भी सुनना नहीं चाहोगे इसे। एंड वहां जो बिना आवाज दिए मूवी में टेक्निकल लेवल पे मैट डेमन की एक्टिंग पे खेल के मूवी खुद को पीक कर गई है, टू आइकॉनिक था वो मोमेंट। जिसके साथ ही साथ टॉम हॉलैंड का भी इस मूवी में परफॉर्मेंस काफी वेल डन था। थोड़े बहुत मोमेंट्स थे जो आप स्मोक कर देते हो कि क्या लौंडे लपाड़ा वाला मोमेंट क्रिएट किया हुआ है, पर हाँ, अगर रोल की बात को समझ के देखे तो बंदा समझता है कि मेरी जगह कहाँ है इस फिल्म के अंदर एंड वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। एंड साथ ही साथ जो एन हैथवे है मूवी में, यार, शी इज अ गॉडेस। वो जो हल्की सी शेड ऑफ सटलिटी नहीं होती इमोशंस की, वो बंदी कभी खराब एक्टिंग कर ही नहीं सकती। हर अंडरटोन इज बियॉन्ड इनक्रेडिबल। एंड वहीं पे मैं कहूंगा कि जो लुपिता एंड जॉन बर्नथाल टाइप कास्ट हो चुकी हैं एक जैसी परफॉर्मेंसेस के लिए, जो कि उस टाइप कास्ट के एसेंसेस में फील हो जाते हैं,
दे आर इंपॉर्टेंट, बट आपको समझ में आता है कि हाँ, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी। एंड इस तरीके की परफॉर्मेंसेस हम पहले भी देख चुके हैं। पर वहीं एन हैथवे किस चक्की का आटा खाती है औरत, मतलब इतना कमाल का सेम फ्रेम में हीरो एंड वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं और अपने हीरो से ज्यादा ऑरा होल्ड करती है वो औरत, मतलब इस लेवल की एक्टिंग दी है उसने। वहीं उसके अलावा अपने रॉबर्ट पैटिंसन इज ऑन अ जनरेशनल रन। भाई गाय इज जस्ट टू कंफर्टेबल, टू आइकॉनिक, एंड कमीनापन उसके चेहरे से टपकता हुआ नजर आता है। पर ऑब्वियसली द बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी वाज मैट डेमन। बड़े सारे अवार्ड ये बंदा लेकर जाए तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा। जिसमें फिर अब इसके अलावा अब इस फिल्म के थोड़े से डाउन साइड्स के बारे में बात करें तो यस, डायलॉग्स हमेशा कल्चरली ऑथेंटिक फील नहीं होते एंड वो ऑन एंड ऑफ रहता है फादर एंड डैड वाले मोमेंट के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फील हो जाता है, थोड़ा डिटैचमेंट क्रिएट ज़रूर से करता है। क्योंकि इस तरीके की पास्ट की मूवीज़ में आप ऑथेंटिसिटी फील करना चाहोगे। एंड इसका फर्स्ट हाफ फॉर अ मोमेंट इसके अलावा भी आई फेल्ट लाइक कि थोड़ा सा ब्लैबरिंग ज़्यादा चल रही होती है, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स के कंटेंट में आपको डायलॉग ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। मगर फिर जब धीरे धीरे वो अपने विजुअल स्टोरी टेलिंग के थ्रू आगे बढ़ना शुरू करते हैं एंड माहौल पकड़ना शुरू करते हैं, देन फिर मूवी आपको बताती है कि यस, क्रिस्टोफर नोलन क्यों कहे जाते हैं। आप फील कर पाते हो जब वो विच वाला मोमेंट मूवी में आता है ना, पूरा सीक्वेंस, दैट बॉडी हॉरर, मजा आती है। मूवी में काफी सारे हॉरर के मोमेंट्स हैं जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं डरा है, बट हाँ, काफी लेमैन या फिर नए इंसान को अनईजी करने के लिए काफी होंगे। जहाँ पे अब इसके अलावा भी जहाँ तक बात रही मूवी में रेस स्वैप एंड रंग भेद वाली चीज़ों को लेकर, तो यस, यहाँ भाई थोड़ा सा अजीब जरूर से लगता है कि सब इतने इंक्लूसिव तरीके से कैसे दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि एशियंस, ब्लैक्स, कॉकेशियंस, मैक्सिकन सभी में डिफरेंसेस विजुअली एविडेंट नजर आते हैं। एंड सिर्फ ये डिफरेंस, ये कल्चरल डाइवर्सिटी मेन कास्ट को लेकर ही है। अगर आप बैकग्राउंड एक्टर्स को देखोगे एंड उस कल्चरल ऑथेंटिसिटी को देखोगे बिहाइंड में, तो आपको वो डाइवर्सिटी और कहीं और नहीं फील होगी। क्योंकि समझ में भी आता है थोड़ा इनको अवार्ड्स के चक्कर में डाइवर्सिटी दिखानी होती है, बट हाँ, थोड़ी ऑथेंटिसिटी ज़रूर से कम हो जाती है। एंड अगर आप थोड़ा बहुत इतिहास जानते भी हो तो आप ये बात समझते होगे कि इंसानों के दूसरे इंसानों से अलग दिखने की वजह से वो जो सेग्रीगेशन को लेकर लोग कितना अपनी ईगो पे बात पे आ जाते थे एंड किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे पास्ट में, उसके बारे में ना ही बात करें तो काफी अच्छा है। पर खैर, ओवरऑल नोलन की द ओडिसी को एक हिस्ट्री लेसन बाय हार्ट लेकर चलना भी नहीं चाहिए। मूवी एक प्राइवेट ऑथर की रीटेलिंग है एंड उस रीटेलिंग को भी रीटेलिंग स्टाइल में नोलन ने रीटेल किया हुआ है। तो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट इस पूरे पोएटिक एडा का कब का बहुत ही पहले गायब हो चुका होगा। तो एज एन एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से दिस इज अ परफेक्शन मूवी। मुझे बहुत मजा आई, आई वाज वेरी ग्रोस्ड एंड काफी टाइम्स के बाद से नोलन की ऐसी मूवी में एक्चुअली मैं परवाह कर पा रहा था एंड में आते आते कि यस, आई एम रूटिंग फॉर दिस। एंड ये चीज टेनेंट में फील नहीं हुई थी, जो कि अब महसूस होता है कि यस, नोलन इज अगेन डूइंग ऑल द सेम जिसके लिए वो जाना जाता है। जहाँ पे ये देख के काफ़ी अच्छा लगा कि ग्राउंडेड स्पेक्टिकल भी था, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है इसे इतने बड़े लेवल पे रेप्लिकेट करने के लिए भी। बाकी मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत इंपॉर्टेंट मूवी फील होती है। एंड यस, मैं कहूँगा कि नोलन की एक और कल्चरल लैंडमार्क मूवी है जो कि मैंने बहुत इंजॉय की, अब सबको देखनी चाहिए। एंड हाँ, मैंने अपने क्रिटिसिज्म बता ही दिए। आप अपनी क्रिटिसिज्म मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको फिल्म कैसी लगी, नहीं लगी, अपनी ओपिनियन जरूर से बताना, और तब तक के लिए देखते रहना टीजे एक्सप्लेन।